स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मिस्टर कुमार और मैं चर्चा आज कर रहा हूं आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं पीवाईक्यू पर। आपकी सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन क्लास, उसको आप एंजॉय कीजिए और यहां से आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन क्वेश्चनों पर हमें आपसे चर्चा करनी है। तो हम आज की क्लासेस में हमने लिया है सीरीज नंबर 1A और ये लिया है यूपीपीसीएस का जो पूछा गया क्वेश्चन 2015। मैं आपको बता दूं कि इसमें 2015 से लगाकर अब तक जो कितने क्वेश्चन हुए हैं, 2023 की ये परीक्षा है, ठीक है, 23 की ये परीक्षा है, लेकिन जो 22 तक इसने जो पेपर हुए हैं उन पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इससे हमें एक और ये पता चलेगा कि यूपीपीसीएस पूछता क्या है और किन पर हमारी पकड़ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को समय ना गवाते हुए। चलिए सर, बस टॉपिक को आप समझिएगा और यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है और कंटेंट समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक और आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है जो हमें मोटिवेट करता रहता है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमने लिया है, ठीक है, डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इस पर आपको कुछ ऐसे निशान लगे हुए दिखाई देंगे। आप उन निशान पर ना जाएं, जो मैं आपको बताऊंगा वो उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है। सर क्या पूछ रहा है, नामो उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गुर्जा अभिलेख, बी अरुआ अभिलेख, सी ब्रहगिरी अभिलेख, डी सारनाथ। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया। चाय के व्यापारिक एक अधिकार को कब खोया था। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो विषय है, अगर मैं कहूँ इस पे, ये जो विषय है और इसमें जो चर्चाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है वो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर 1833 में चार्टर एक्ट को पूर्ण रूप से खो दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित हैं। देखिए शंकरदेव जो संबंधित हैं, अगर हम इसकी बात कर लें तो शंकरदेव किससे संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय से हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि ज़्यादा क्वेश्चन है और कम समय है, 1 घंटे में हम क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आप इसको समझ सकें और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा, कौन सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रीजमेंट्स ऑफ में भाग लिया था। तो देखिए कब लिया था। ऑप्शन नंबर ए 1872, बी 1890, सी 1893, डी 1901। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1893। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1905 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत जो संगठित किया गया था स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप अगर इसको सही से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे से पहले अटैम्प्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से लिए किया था। नियमित रूप के लिए किया था तो अगर हम 6 की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए बिम कैडवीफेरसेज ने, बी कुजुल कैडवीफेसेज ने, सी कनिष्क ने, डी हर्मविज ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्मविज ने इसका क्या किया था, प्रचलन किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों से कौन से सुमेलित हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, लगातार इनके पूछने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। W.C. स्मिथ ने द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इस इंडिया की स्थापना की थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आदिल वी सईद ने पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज की स्थापना की थी, ये भी गलत हो जाएगा। पीटर हार्डी ने खिलाफत टू
पार्टीशन की स्थापना की थी, ये भी गलत हो जाएगा। मोइन सकीर ने क्या की थी, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। अब देखो ये जो वक्तव्य है राजा जनता के लिए बने हैं, ठीक है, ये किसको लेकर के इसमें रखा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी सी आर दत्त ने, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरूजी और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा सी आर दत्त ने इसकी बात, इस वक्तव्य को, इस भाषण को, इस एक कथन को प्रस्तुत किया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनक आधारित है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है ये कहाँ से आपको लिया गया है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं चुआर विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर दिनाजपुर के विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर सी वैष्णव तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर इसकी चर्चा आपको देखने के लिए मिलती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं हाली पद्धति का संबंध किससे है। स्टूडेंट्स अगर हाली पद्धति की बात कर लें तो हाली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूरी से है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित कथनों में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी लिटन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चिल। इसमें राइट आंसर चर्चिल आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम था। देखिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए खाशुल खान, ऑप्शन नंबर बी एगुइश, ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन, ऑप्शन नंबर डी ओगदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम था तेमुचिन। राइट आंसर था चंगेज खान का तेमुचिन। आप बताएंगे चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था और क्यों भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था। अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी पाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी चोल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे क्योंकि त्रिकोण जो ट्रायंगल था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, पाल भी थे, राष्ट्र भी थे, प्रतिकूल, लेकिन इसमें अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी चोल इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि चोल साउथ में पड़ते हैं और ये थोड़ा ऊपर की तरफ किए गए दंगों में से एक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें 1 सेकेंड, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। देखिए महात्मा गांधी जो उपस्थित थे ये आपसे पूछ रहे हैं, तो महात्मा गांधी कौन से में थे। ऑप्शन नंबर ए प्रथम में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सेकंड वाले में गए थे। अच्छा ऐसे कौन व्यक्ति थे जो भारत के थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आप इसको बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, कौन थे आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएंगे सर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। तो अपनी नीति की घोषणा कब की थी ये आपसे पूछा गया है। तो अपनी नीति की घोषणा जो की थी, अगर आप राइट इसकी बात कर लें, राइट आंसर की अगर हम इसकी बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी गया अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो किस में कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, अगर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुझे लगता है जहाँ तक मैं कहूँगा ये आपका कलकत्ता या फिर लखनऊ अधिवेशन में, मुझे लगता है इसकी बात डी में ही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है।
इसकी बात राइट आंसर डी में ही होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है बाकी की चीज़ें हम आपसे चर्चा का विषय आगे बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 1 सेकेंड। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे थे, ये हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में भी है सर, ठीक है, आप इसको देख लें, अगर कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में भी आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी बंकिम मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ही इसका राइट आंसर नहीं है। बंकिम, आप देखोगे, एक तो मैं आपको बता दूं ये सर री एग्ज़ाम हुआ था 2015 का जो प्रीलिम्स था, ये री एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें कई ऐसे क्वेश्चनों का डाउटफुल रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर इन्होंने दे के रखा है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये कह रहे हैं सर बंकिम मुखर्जी इन्होंने कहा है, लेकिन इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगता है वो होना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, लेकिन राइट इन्होंने दे के रखा है बंकिम मुखर्जी। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग टू चलूँगा आपसे। ठीक है, अपनी तरफ से कोई मैं आंसर शो नहीं करूँगा, ऑफिशियली जो इन्हों का माना गया है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, निम्नलिखित युगों में से, देखिए ये आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा है और ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति लगातार स्टूडेंट्स बढ़ती चली जा रही है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, इनकी प्रवृत्ति क्या है, लगातार बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पर्वत ये पूछे हैं, सर्वाधिक देखो जो स्थायी परिवर्तनशील होते हैं, अजैविक कवक जीवाणु हैं, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए हरे पौधे एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन अजैविक जो अवयव हैं वो एक तरीके से क्या हैं, जीवाणु है। नहीं, जीवाणु अजैविक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें जो बी है, सॉरी 19वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, इसमें पूछा गया है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो उससे आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए सांपों से, ऑप्शन नंबर बी पक्षियों से, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपसे पूछा गया है कीटों के द्वारा। सी में पूछा चमगादड़ और डी में पूछा है कीटों के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये कह रहे हैं सांपों के द्वारा आप देखोगे फेरोमोन्स को तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? सांपों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब इसमें भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, कौन सा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा इसमें सही हो जाता है। देखिए सबसे पहले आइए देख लेते हैं, ये पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये खनिज हैं, खनिज किससे संबंधित है आपको पता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वन जो खनिज जो हैं क्या ये समाप्त होने योग्य हैं? बिल्कुल, जो खनिज होते हैं आप इनको समाप्त कर सकते हैं, खनिज एक समय के बाद में समाप्त हो जाते हैं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। सौर जो ऊर्जा है सर, सौर ऊर्जा आप देखोगे असमाप्त होने योग्य है, सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, तो इसका हो जाएगा सर आपका चौथा, ये बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, बायोगैस अगर हम बात कर ले, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है? ये सब बायोगैस है सर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सर दूसरा। और यदि हम देखें वर्षा वन आरोपण की बात करती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तीसरा चौथा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग में एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, मैं आपको एक और बात इसमें बता दूं कि आपको अगर एक पता चल जाए सही से तो आप इसका एलिमेंट मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। देखिए डी का आपको एक पता चल गया, वन आरोपण अगर हम देखें तो डी का एक ही है, अब और किसी में है नहीं तो आंसर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्या है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। देखिए शक्ति और खाद दोनों देने का जो काम करता है अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी तापीय संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी
बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक षड्यंत्र। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस से आप क्या कर सकते हैं, इस षड्यंत्र से आप ऊर्जा, आप एनर्जी और उसके साथ साथ आप खाद जो फर्टिलाइज़र है उसका भी आप निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं कि सर सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। तो ऊन एक प्रोटीन है, क्या ऊन एक प्रोटीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ऊन एक प्रोटीन है। रेयान रूपांतरिक स्टार्च है, हाँ रेयान रूपांतरिक स्टार्च है, ये वाली बात एकदम ठीक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये वाली बात भी ठीक है। फुलरीन कार्बन का एक अवरूप है, तो ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण है, मतलब अगर जैव विविधता, आप देखोगे ये साइंस एंड टेक्स के क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लगातार आते हैं और इन सब के लिए मैंने इनका एक समाधान निकाला है आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपकी तैयारी को एक बूस्ट की तरह काम कर सके। तो उसके लिए मैंने क्विक रिवीजन क्लासेस शुरू की है, आप उसको देखिएगा, इसी पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसी चैनल पर, ठीक है, जो आपका अपना एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इस पर आप एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देने का काम कीजिए, अपने लक्ष्य को और ज़्यादा भेदने का प्रयास कीजिए। तो जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन नंबर डी आवासीय विनाश। तो देखो, अगर आप इनके आवास का विखंडन कर दें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जैव विविधता का ह्रास हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। क्यू, देखो ऑप्शन नंबर ए क्यू इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी बी पेरिस में मतलब फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी हावड़ा भारत में, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो जापान में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्यू में ही है सर, इसमें क्यू में ही है। इंग्लैंड में सबसे बड़ा है सर, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्र है वनस्पति उद्यान, सॉरी क्या है, वनस्पति उद्यान के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से ये आपको एक सीख मिल ही जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या कितनी है। देखो, ये पूछा गया है कि बीमारियां जो कितनी हो रही हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 समथिंग, हाँ 15 ही है। इसमें जो 15 बीमारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल है, तो बायोडीजल की फसल है, क्या कपास में बायोडीजल होता है, नहीं। गन्ने में होता है, नहीं। आलू में होता है, तो ये कौन सी है, जेट्रोफा जो फसल होती है ये बायोडीजल की एक फसल के रूप में जानी जाती है सर, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जेट्रोफा को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है सर। चिपको आंदोलन, अब देखो यहाँ पर चिपको आंदोलन, यहाँ पर पादप दे दिए, अगर आप वन दे देते तो और भी बच्चों को आसान हो जाता। प्लांट दे देते, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ट्री कर देते, फॉरेस्ट कर देते तो चीज़ें और ज़्यादा हो जाती। ऑप्शन नंबर ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी बाग परियोजनाओं से, ऑप्शन नंबर सी घड़ियाल परियोजनाओं से, ऑप्शन नंबर डी पादप प्रजनन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर आपका पादप संरक्षण जो है इससे संबंधित है चिपको आंदोलन। आप बताएंगे चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, इसका हिस्टोरिकल आप चीज़ों को बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया था, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो वन्यजीव सुरक्षा जो अधिनियम था ये 1972 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम भी आप देखोगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी 1972 में चीज़ें लाई गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखो मैंने कहा आपसे दिवस पूछता है और दिवस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी घटना चक्र आती है, ठीक है, तो उसको आप कवर कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसको कवर करवाऊँ, लेकिन
अन्य यूट्यूब चैनल पर भी आपको शायद मिल सकती है, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैं ही उसको कवर करवा दूँ। ठीक है, घटना चक्र आप पढ़ लेंगे करंट अफेयर के लिए, और कुछ भी नहीं, आप मार्केट से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को। अच्छा, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके साथ साथ ओजोन कहाँ पाई जाती है, कैसे। ठीक है, मैं ज्योग्राफी में जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर चीज़ें ये कवर करवा देंगे, कहाँ पर कैसे किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है संतृप्त। मैं एक और बात आपको बता दूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप? इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी स्टेट्स एरिया इन इंडिया। क्या है? स्टेटर, ठीक है, स्टेटेड जो एरिया है वो कौन सा है, आपके बारे में ये पूछ रहा है, संतृप्त क्षेत्र को, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी थार का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर इसका बी पश्चिमी घाट है। ठीक है, कौन सा पैनल इसके लिए बनाया गया है, ठीक है, कौन सी पनगारिया कमीशन, कौन सा किस तरीके से बनाए गए हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, हॉट स्पॉट पूछे हैं सर जैव विविधता को लेकर के, तो 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे आप भारत का नक्शा बना सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। ये भारत का नक्शा हो गया, ख़त्म कहानी। एक तो ये आपका हो जाता है, एक ये आपका हो जाता है, एक ये आपका हो जाता है, और एक ये आपका हो जाता है। ये भारत में आपके देखो हॉट स्पॉट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जैव विविधता को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सर आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, तो हमारी जो क्विक रिवीजन क्लासेस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइए, जैव विविधता से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं? ऑप्शन नंबर ए भोजन, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पारिस्थितिकी, हालांकि ये सारी की सारी जो पहलू, ये सेवाएं हैं सर इसकी। भोजन आपको यहाँ से मिल जाता है, औषधि मिल जाती हैं, औद्योगिक उपयोग के लेकर के वुड्स आपको मिल जाती है, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, मेडिसिन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और भी कई चीज़ों का आपको ये एक सोर्स के रूप में जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ये पूछ रहा है प्रदूषण संकेतक पौधा है सर। कैसे प्रदूषण संकेतक पौधा है सर? देखिए इसके बारे में आइए जान लेते हैं। सेवाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी फर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सर लाइकेन। लाइकेन एक तरीके से आप देखोगे ये क्या करता है, प्रदूषक संकेतक के रूप में भी काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पहाड़ी क्षेत्र में प्रदूषण को बताता है। इसका आप देखोगे सेवाल, वहाँ पर शैवाल ज़्यादा पनप जाते हैं जहाँ पर आप देखोगे प्रदूषण हो जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, लेकिन इन्होंने कौन सा माना है उस पर हम जाएंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने स्वीकार किया है कि शैवाल, शैवाल भी सर ऐसा अगर वाटर पोल्यूटेड होता है तो सर वहाँ पर भी शैवाल उसमें अधिक मात्रा में देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सर्वोत्तम है? सर किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण को स्वच्छ करने की बात कर रहा है। अब पर्यावरण को स्वच्छ करना है तो क्या करेंगे? पेट्रोलियम उत्पाद की बात करेंगे, वन उत्पाद की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखना है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो सोलर पैनल ही ऐसा एक इसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदाबहार वनस्पति पाया जाता है। देखो सदाबहार जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत की बात कर रहे हैं। ऑप्शन अगर 34वें क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें कहा गया ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सर आपका, अगर सदाबहार वनस्पति की बात कर लें तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पर मैप ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये है मालवा का पठार, तो मालवा का पठार कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा। पूर्वी घाट ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, छोटे नागपुर का पठार यहाँ पर मिलेगा, और पश्चिमी घाट यहाँ पे मिलेगा। तो पश्चिमी घाट में कुछ मात्रा में आपको क्या मिलेंगे? सदाबहार वनस्पति देखने के लिए मिल जाएंगे सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है। देखिए सर्वाधिक भूमि तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। देखो सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है ना, अगर आप सबसे ज़्यादा गन्ने की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना की जो भूमि है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो है सर महाराष्ट्र की, और कभी महाराष्ट्र आगे उत्पादक में, कभी उत्तर प्रदेश आगे, ये दोनों चलते रहते हैं, इनमें कंपटीशन होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे निम्नलिखित झीलों में से, ठीक है, झीलों से क्वेश्चन पूछा है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, झीलों से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक, देखो ये जो अचानक एक शब्द दे दिया गया है, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपको क्या है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है सर। क्या दिया है, करंट अफेयर क्वेश्चन आपको दिया गया, और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित झीलों में से अचानक प्रस्फोटन जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारक रहा है। ऑप्शन नंबर ए चेरावारी झील, ऑप्शन नंबर बी हेमकुंड झील, ऑप्शन नंबर सी केदार ताल, ऑप्शन नंबर डी बासुकी ताल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार ताल। इसका जो झील है ये आप देखोगे मंदाकिनी नदी में त्वरित एक तरीके से बाढ़ का प्रमुख कारण बनी थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, और ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। देखिए आप बाद में मत कहना, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन लगातार यूपीपीसीएस पूछता रहा है और भविष्य में भी पूछेगा, ठीक है, ये मुझे पता है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कई ऐसे मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा। 2015 से ये सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, और 2022 तक, अब तक जो जितनी भी परीक्षाएं 2022 से हुई हैं, ठीक है, 23-24 तक, तो वहाँ तक हम आपसे चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस के दोनों पेपर पे सर। ठीक है, पेपर दोनों लूँगा मैं, एक पेपर नहीं दोनों लूँगा, फिर उसके बाद में यूपीएससी के पेपर भी आपको कवर करवा दिए जाएंगे। चलिए अब देखिए राष्ट्रीय पार्क है और ये आपसे पूछ लिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं दाचीगम राष्ट्रीय पार्क। देखो दाचीगम जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका है कहाँ पर, ये आपका पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में सर। ठीक है, पिनवेली, दाचीगम, ये सब कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर। ए का देखिए, ए का दूसरा, केवल एक ही में है ए का दूसरा, ठीक है, और किसी में नहीं है ए का दूसरा, ना इसमें है ना इसमें है, तो राइट आंसर तो यही होगा। एलिमेंट मेथड इसको ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखिए पापीकोंडा, तो पापीकोंडा पड़ता है सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। सरिस्का की बात कर लें तो सरिस्का आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलता है सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है राजस्थान में, और बांदीपुर आपको मिलता है कर्नाटक में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांधों, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया। देखिए बेतवा जो नदी पर बनाया गया बांध है उस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लवकुश बैराज, ऑप्शन नंबर बी रिहांद बांध, ऑप्शन नंबर सी शारदा बैराज, ऑप्शन नंबर डी राजघाट बांध। तो इसमें ऑप्शन नंबर इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लवकुश जो बैराज है वो वेतवा नदी पर बनाया गया है, कैन वेतवा, ऐसी बात करें हैं कि लवकुश बैराज है, लेकिन मैं कहूँगा इसमें मुझे राइट आंसर राजघाट बैराज ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ था तो कई चीज़ें इसमें लोच पोच हो गई थी, तो इसलिए मुझे लगता है इसका आंसर मुझे डी लगता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ए इसका आंसर है। ठीक है, तो बाकी का आप भी जानते हैं। ठीक है, पीसीएस है तो सर ये तो चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए कावेरी को, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा को। तो रिवर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा कूट कूट के आपसे याद करवाऊंगा कि देखिए सर रिवर से क्वेश्चन पूछा गया और रिवर को आपको पढ़ना है ऐसे। आपको क्या करना है, ये पूछा गया ना, ऑप्शन नंबर ए कावेरी से, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा से, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी से, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सी, सॉरी, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। अब देखो क्या करना है आपको कैसे पढ़ना है मैं बता दूं। ये है इंडिया का है, ठीक है, आप क्या करेंगे, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, ये है आपका भारत का मैप। ठीक है, इसको भारत का मैप एज्यूम कीजिएगा, भारत। तो यहाँ पर क्या है, आप जब यहाँ पर रिवर की बात करते हैं तो कुछ नदियाँ ऐसे बहती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ नदियाँ इधर बहती हैं अरब सागर में। ठीक है, और कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं ऐसे आती हैं, और इसकी सहायक नदियाँ हैं ऐसे, और कुछ नदियाँ ऐसे होकर के ऐसे आती हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए सर, माइंड में आपको पता होना चाहिए। मैं जो ये लाइनें खींच रहा हूँ ना, ये नदियाँ का नाम मुझे एग्जैक्ट पता है।
ठीक है। जैसे अगर हम बात कर ले, अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, नर्मदा इधर चली जाएगी, आप देखेंगे नर्मदा यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के ये नर्मदा जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको मिलती है सर गोदावरी, गोदावरी यहाँ आ रही है ऐसे, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद में कावेरी है, ऐसे ये नदियाँ बह रही हैं। तो चलिए नदियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, तो इसको भी थोड़ा सा हमें क्या है ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरीन के मध्य अवस्थित है। कृष्णा डेल्टा और कैमोरीन के मध्य अवस्थित ये पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट। देखो अगर आप एक एक करके इनको समझें तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मालाबार इधर पड़ता है सर, ठीक है। उत्तरी सरकार यहाँ पड़ती है उड़ीसा में, कोंकण जो है आपका ये यहाँ पड़ता है, और कोरोमंडल आपका यहाँ पड़ता है। और ये पूछ रहा है किसे, कृष्ण डेल्टा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कथन कारण वाले क्वेश्चन आपसे पूछ के रखे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं और ये पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से आर ओ का एग्जाम हुआ था, अब तो उसका री एग्जाम होगा, लेकिन आर ओ का जो एग्जाम हुआ था उसने ये साबित कर दिया कि मैं आपसे पूछूंगा पेयर वाले क्वेश्चन और उसके साथ साथ कथन कारण वाले क्वेश्चन। इसलिए हमें कथन कारण वाले क्वेश्चनों पर सर सचेत रहना है और इनको एकदम से अपनी पकड़ बना करके रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन कहता है, अब इसको पढ़ते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ने का सबसे अच्छा इसमें तरीका बस यही है, जैसे मैं इसको फॉलो करता हूँ आप भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी की सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। देखिए क्या है। कथन कहता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। क्या ये बात ठीक है? मृत हो जाती है, वर्ष के अधिकांश समय में मृत हो जाती है, ठीक है सर। अब कहते हैं क्योंकि, अब इसको पढ़ने के लिए आपको विकोज लगा देना है। क्या लगा देना है? विकोज, या फिर क्योंकि। विकोज आप कहेंगे क्योंकि, कारण है क्योंकि यमुना असंततः वहीनी नदी है। क्या यमुना असंततः या असतत बहती है? क्या यमुना ऐसा है असतत बहती है? नहीं सर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये साल के 12 महीने पानी इसमें चलता है, ये कभी सूखती नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है इसका कारण, और जैसे ही दूसरा गलत है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सर जनगणना को ध्यान में रख करके। ये कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? अंतर पूछा है सर, पूछना है। देखो जनगणना से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूं, कल को मत कहना कि सर जनगणना से भी क्वेश्चन बनते हैं। आवश्यक रूप से पढ़िए जनगणना को सर। 2011 की जनगणना ही हुई है, क्या करें, ये विडंबना है हमारे देश की। 10 साल सरकार चली गई और फिर भी अभी जनगणना नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है सर। आप देखोगे तो बी इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुषों और महिलाओं में, ठीक है, मेल और फमेल में आपको क्या है ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, अंतर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? अब देखो ज्वालामुखी द्वीप आपको पता होना चाहिए 100%। लिटिल अंडमान ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी वैरेन। ये तो भाई आप देखोगे वैरेन ज्वालामुखी द्वीप है। हालांकि मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे ज्वालामुखी द्वीप हैं, लेकिन इनको पूछना था सुषुप्त ज्वालामुखी या फिर शैखरी ज्वालामुखी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते तो और भी बेटर हो जाता, लेकिन राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 स्टेटमेंट करके पूछ लेते तो और भी बेटर इसका आंसर आ सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से। देखो इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से सर सोयाबीन का उत्पादन होता है। और इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब राजस्थान हुआ, यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 और मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है, एलिमेंट मेथड को यूज़ करना है। आप यूपीएससी में ना सही यहाँ पर तो इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, ज्वालामुखी है और देश है। जैसे अगर हम पूछ लें आपसे माउंट एटना जो ज्वालामुखी है इटली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इटली। अब देखिए डी का पहला कहाँ पर है, डी का पहला यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो डी इसका आंसर नहीं होगा और बी इसका आंसर नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर आपका सी होगा। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद अगर आप देखोगे कोलिमा, माउंट एटना हो गया। सब नायिका अगर हम देखें मोरपी,
जो मोरपी है ये सर आप देखोगे मोरपी डी का जो हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में पड़ती है मोरपी, ठीक है, मोरपी इंडोनेशिया में पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ही मोरपी इंडोनेशिया में पड़ती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि ए का दूसरा हो जाएगा। शबकनाया ये आपको पेरू में पड़ती है, ठीक है, सबनाए का ये पेरू में पड़ती है, ठीक है, और आपका है ये मोरक्को में पड़ जाएगी, मैक्सिको में, कोलिमा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से निम्नलिखित देशों में से समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। देखो सबसे ज़्यादा जो लंबी समुद्र रेखा है ऐसी पूछी थी लास्ट टाइम, जो लास्ट ईयर्स पेपर हुआ था 2024 वाली जो परीक्षा हुई थी यूपीएससी की, तो उसमें पूछा था देश की सीमा सबसे ज़्यादा किसकी बड़ी है या लगती है, ऐसे पूछा था, ठीक है। लंबी पूछा था, हाँ लंबी पूछा था, तो अमेरिका उसका राइट आंसर था। अब ये भी ऐसी क्वेश्चन 2015 का देखिए, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। क्या पूछा है, समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, ऑप्शन नंबर ए भारत की, ऑप्शन नंबर बी कनाडा की, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कनाडा। आप अगर देखें ऑब्जर्व करें तो कनाडा ऐसे फैला हुआ एक देश है, नॉर्थ अमेरिका, जब मैं मैपिंग वाले क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये ऐसे फैला हुआ है एक देश, इसके बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत बड़ा कंट्री है सर, समुद्र से बहुत ज़्यादा सीमा तट राजा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पूछा है नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चनों में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्लामिंग झील डोमेनिकी में, ऑप्शन नंबर बी 5 फ्लावर झील मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी रेड लेगून बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। स्लेव जो है ना विनीपेग, ये स्लेव नहीं है वहाँ पर, ये कनाडा में नहीं है। इसका जो राइट आंसर है 5 फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में, आई थिंक आप देखोगे मंगोलिया में ये अवस्थित है, ठीक है, मंगोलिया में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी है। आप अगर हम देखें तो विश्व की पूछी है सर, अगर हम देखें, देखो माउंट पिनाटोबा, माउंट ऑप्शन नंबर ए माउंट पिनाटोबा, ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी माउंट ताल, ऑप्शन नंबर डी माउंट टोकोपैक्सी। तो इसमें जो सबसे ऊंची अगर पूछी है, अब टोकोपैक्सी तो है, ठीक है, माउंट कहीं ना कहीं आप देखोगे टोकोपैक्सी तो है इसका। अगर हम देखें इन्होंने जो माना है वो मानते हैं माउंट किलिमंजारो। आप बताएंगे कि सर किलिमंजारो कहाँ पर पड़ता है, तो किलिमंजारो आप देखोगे तंजानिया में खड़ा हुआ, केन्या में, तंजानिया में, आप बताएंगे ये स्वतंत्र खड़ा हुआ एक माउंट है, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको सर किस में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा खासतौर पर अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट बैरियर झील को, ऑप्शन नंबर सी करदा झील को, ऑप्शन नंबर डी क्लेवन झील को। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेट बैरियर झील को कहा जाता है सर आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और इसका अंतिम क्वेश्चन है सर, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हम 50 क्वेश्चन ही इसमें कवर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किन उद्योगों की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्ध मूल कारक नहीं है। कच्चे माल की उपलब्ध, देखो कच्चे माल की उपलब्ध आप इसको कहीं भी खोल सकते हैं विदाउट, अगर आपके पास में कच्चा माल नहीं है फिर भी आप इसको खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोहा इस्पात नहीं, ऑप्शन नंबर बी शर्करा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। आप इलेक्ट्रिशियन आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके साथ में कवर किए हैं, जो कि खास तौर पर ये आपके यूपीपीसीएस को ध्यान में रख करके हमने इस सीरीज को शुरू किया है। जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे वो हम चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन मैंने आपसे चर्चा कर लिए हैं और इसकी एक और वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी, 150 क्वेश्चन है, तो मैं उसमें अगली क्लासेस में आपसे कवर कर लूँगा, सही है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिएगा। ये कदम कदम बढ़ाए वाली सीरीज़ है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपका कमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक ही हमारी मोटिवेशन की एक ताकत है। धन्यवाद, जय हिंद।